जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए हम लोग लूसेंट बुक से क्वेश्चन को कर रहे हैं और आज हम लोग का लूसेंट का क्लास होने वाला है, क्योंकि जब तक आप लूसेंट बुक को नहीं पढ़िएगा तब तक आपका सिलेक्शन होना की बहुत ही कम संभावना है। तो इसलिए अगर आप लूसेंट पूरा पढ़ जाते हैं एग्ज़ाम से पहले तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में, और इस बार एग्ज़ाम में आपको सफलता भी मिलेगी। तो बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कम से कम इस बार 70 से 75 क्वेश्चन आपको सही करके आना होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। जब तक आप 70 से 75 क्वेश्चन सही नहीं करते हैं तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलिए आज का लाइव प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए मोबाइल स्क्रीन पर कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में किया गया। 4 वेद का नाम है और आपको बताना है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था। तो देखिए 1 नंबर प्रश्न का अगर आप ऑप्शन ए ऋग्वेद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अगर गोत्र शब्द पूछे कि किसमें सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए त्रयी नाम है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि लूसेंट का क्वेश्चन है, त्रयी नाम है। त्रयी नाम किसका है फटाफट बताइए, त्रयी नाम क्या है। तो देखिए त्रयी का मतलब होता है 3 वेद। त्रयी का मतलब क्या होता है, 3 वेद होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। त्रयी का मतलब क्या होता है तो 3 वेद होता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 3 नंबर कि महान संस्कृत कवि एवं नाटककार, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था। 3 नंबर प्रश्न सही पढ़िए और फटाफट सही जवाब बताएं कि महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था। तो राजशेखर जो था महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था, तो महेंद्रपाल प्रथम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजकवि जो राजशेखर था वह प्रसिद्ध नाटककार और संस्कृत कवि था। यह महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन था। हर्षवर्धन ने एक सिक्का जारी किया था सोने का, तो उसके पिछले वाले भाग पर किस चीज़ का अंकन था। तो आपको बता दें ये इसका सही जवाब शिव और पार्वती हो जाएगा। उसके पिछले वाले हिस्से पर जो था पृष्ठभाग पर जो था वह शिव एवं पार्वती का अंकन हुआ था। तो यह हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन था, शिव और पार्वती के। अगला क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक कौन था। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के जो रचयिता है वह जयदेव है, और इनका संरक्षक कौन था यही आपको बताना है कि गीत गोविंद के जो रचयिता जयदेव हैं उनका संरक्षक कौन था। तो इसका सही जवाब लक्ष्मण सेन हो जाएगा। लक्ष्मण सेन ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 6 नंबर और फटाफट सही जवाब बताएं। आबू का जैन मंदिर किससे बना है। आबू का जैन मंदिर किससे बना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताएं कि आबू का जैन मंदिर किससे बना है। अगर आप संगमरमर से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आबू का जो जैन मंदिर है वो संगमरमर से बना है। तो ऑप्शन डी 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, प्रारंभिक 10वीं शताब्दी में किस साम्राज्य का एक अरब यात्री अल मसूरी ने दौरा किया। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। फटाफट बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि प्रारंभिक 10वीं शताब्दी में किस साम्राज्य का एक अरब यात्री अल मसूरी ने दौरा किया। फटाफट 7 का सही जवाब बताएं। तो 7 का अगर आप ऑप्शन बी इंद्र तृतीय बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंद्र तृतीय जो था एक अरब यात्री था जो अल मसूरी की 10वीं शताब्दी में दौरा किया।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार में सुधार लागू किया? निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? फटाफट 8 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? तो 8 का अगर आप ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू किया। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है? 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है? तो यह जियाउद्दीन बर्नी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी, अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली समूह चीह लगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? फटाफट बताएं कि निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली समूह चीह लगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? 2 ही ऑप्शन है, ए होगा या बी होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। 10 का अगर आप ऑप्शन ए बलबन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बलबन ने चीह लगानी का विनाश कर दिया था। तो 10 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, अलाउद्दौल संबंधित थे। अलाउद्दौल किससे संबंधित थे? तो इसका सही जवाब महोबा से हो जाएगा। महोबा से अलाउद्दौल संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंध अरबों पर दृढ़ता से प्रतिबंध लगाकर किसके नेतृत्व में प्रतिहारों ने श्रेष्ठता से उन्नति की? देखिए ये सभी क्वेश्चन लूसेंट के क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा होगा, शायद ना ही पढ़ा होगा। सभी क्वेश्चन आपके माइंड के ऊपर से जा रहे होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो वो भी माइंड से ऊपर ही जाता है, समझे कि नहीं? इसलिए ध्यान से पढ़िए, जो बातें कर रहे हैं बातें कम कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। तो फटाफट बताइए कि सिंध के अरबों पर दृढ़ता से प्रतिबंध लगाकर किसके नेतृत्व में प्रतिहारों ने श्रेष्ठता से उन्नति की? तो इसका सही जवाब नागभट्ट 1 हो जाएगा। नागभट्ट 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही जवाब कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया था। तो 13 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? फटाफट 14 नंबर बताइए कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को कब पारित किया गया? तो ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। तो 14 का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक था? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें कौन अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था? तो सभी लोग जानते हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो थे वह अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं, संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आप सभी जानते हैं सिद्धू और कान्हू ने और भैरव चांद ने, ये दोनों जो थे संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संस्थाल विद्रोह याद रखिएगा, संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू ने और भैरव चांद ने। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताएं, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। तो 17 का ऑप्शन है, अगर आप 1920 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? 18 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो 18 का ऑप्शन डी हकीम अजमल खां हो जाएंगे।
हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो ऑप्शन डी हकीम अजमल खान बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? तो 5 मार्च 1931 को तो देख लीजिए, इमरसन गांधी समझौता होगा नहीं, हैले गांधी समझौता होगा नहीं, उसके बाद आपका गांधी साइमन समझौता होगा नहीं, तो इरविन गांधी समझौता। 5 मार्च को 1931 में 5 मार्च 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता होता है। तो 19 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो ये असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था कि 1 साल के अंदर स्वराज की प्राप्ति हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर, कौन सी जनजाति दिवाली के शोक का त्यौहार मनाती है? कौन सी जनजाति जो है दिवाली के शोक को त्यौहार मनाती है? जैसे हम लोग दिवाली में खुश रहते हैं, पटाखा छोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन एक जनजाति है जो दिवाली में शोक मनाती है और उस जनजाति का नाम है थारू जनजाति। थारू जनजाति के जो लोग होते हैं वो दीपावली के दिन शोक मनाते हैं, जबकि हम लोग दीपावली के दिन खुशी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का जो नया नाम बदला गया है, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? 23 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दें, भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है ये बन्नरघाटा जैविक उद्यान बंगाल में है। बंतरघाटा जैविक उद्यान बंगलुरु में है, बंगाल में नहीं बंगलुरु में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पालघट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पालघट की जो पहाड़ियाँ है, पालघट जो है निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो 24 का फटाफट सही जवाब बताएं। तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, पालघट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो ये नाराकोंडम तथा बैरन द्वीप है। नाराकोंडम तथा बैरन द्वीप भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? छब्बीस का अगर आप ऑप्शन बी कृष्णा बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के ढक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, भारत के ढक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ। देख लीजिए ऑप्शन और फटाफट बताइए कि बेसाल्ट नामक लावा शैवालों का जो निर्माण था वह किसके द्वारा हुआ? तो ये आपका क्रीटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 28 नंबर की, भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट सही जवाब बताएं कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? तो इसका सही जवाब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की जो सीमाएँ हैं वो सिक्किम राज्य से मिलती है। आगे देखिए, निम्नलिखित दरों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? आपके सामने 4 दर्रा दिया गया है और फटाफट बताइए कि किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो जो जिला दर्रा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप जो जिला दर्रा से होकर जाते हैं तो आप लेह चले जाइएगा, क्योंकि लेह जाने का यही रास्ता है जो जिला दर्रा। तो 29 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? 1 नंबर का क्वेश्चन है और देखते हैं आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो 30 का सही जवाब बताएं, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
तो 30 का अगर आप ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुंदरवन क्षेत्र में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर देख लीजिए और 31 का सही जवाब बताएं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। और आपको बता दें कि अब हम लोग का पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू हो गया, तो फटाफट सही जवाब बताएंगे कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। तो अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र कौन है। तो 32 का देख लीजिए। 32 का अगर आप ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोबाइल कोर्ट जिसे हम लोग बोलते हैं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर देखिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन, जब तक आप ऑप्शन नहीं पढ़िएगा तब तक आप इसका सही प्रश्न नहीं दे पाएंगे। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए देखिए, वह संसद का एक संगठक भाग है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। ऑप्शन सी है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो देखिए इसका सही नहीं है पूछा गया है, तो वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, यह सही नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के चर्चा में भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए, अगर राज्य परिषद प्रस्ताव पेश करे, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे तब जाके सही जवाब देंगे। तो पहला है, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। दूसरा है, निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा है, निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के नेतृत्व में तैयार किया, ये गलत है। मतदाताओं की जो सूची होती है वह निर्वाचन विभाग यानी चुनाव विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है, राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर के लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना हो तो किसे देगा, फटाफट बताइए। तो लोकसभा अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। अगर लोकसभा अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेगा। आगे देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत है, फटाफट बताइए। 37 नंबर नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा है। तो ये तीन ही ऑप्शन में से कोई एक है। तो देखिए, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है कौन से सिद्धांत है। तो आपको बता दें, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वाद योग्य नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर की भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है। फटाफट 38 का सही जवाब बताएं कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है। 38 का ऑप्शन है उद्देशिका बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बता पाते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। तो ये कहने वाला व्यक्ति जो था भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, फटाफट बताइए। तो देखिए, जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था, 69वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। अब आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन शुरू हो गया, समझे कि नहीं। तो 41 का अगर आप ऑप्शन है प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखिए,
1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? 42 का सही जवाब बताएं कि 1949 में भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था उसका अध्यक्ष कौन था? तो आप सभी जानते हैं उसका अध्यक्ष पीसी महालनोबिस को जो है उसका अध्यक्ष राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न 43 नंबर देखिए, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? क्वेश्चन थोड़ा सा टॉप लेवल का है तो इसलिए आपको ज़्यादा समय मिलेगा, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा। अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील की घटना है? तो 43 का ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संविधान को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो 44 का चारों ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, फटाफट बताइए। तो देखिए आर्थिक विकास के लिए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये आपका प्रकाशन विभाग द्वारा योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में व्यावसायिक बैंक द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत में जो बैंक होते हैं वो साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? 46 का सही जवाब बताएं। तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, साख सृजन का जो नियंत्रण है वो आरबीआई करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन है? 47 का ऑप्शन भी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो यह आपका मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, सभी बैंक का नाम है तो सही हो जाएगा, जो बैंक का नाम नहीं है मुद्रा व्यापार सहयोग निधि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया, भारत में गरीबी को कैसे परिभाषित किया गया आपको यही बताना है। तो 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया। तो ये परिभाषित किस प्रकार से किया गया? तो कैलोरी प्राप्ति से भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया। नहीं, ऑप्शन सी आप लोग गलत बता रहे हैं, ऑप्शन सी नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी आप लोग बता रहे हैं, लेकिन कैलोरी प्राप्ति कैसे होगा? भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया, फटाफट कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जो ऑप्शन सी नहीं होगा, बाकी तीनों में से क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे देखिए 50 नंबर, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है तो ये आपका इंडेंट से आयात की प्रक्रिया जो है आरंभ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब साइंस का क्वेश्चन शुरू हो गया कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? शक्कर के घोल की तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शक्कर की जो विलेयता है वह बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है, क्योंकि गर्म पानी में अगर चीनी आप घोलते हैं तो जल्दी घुल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, कतई जहर प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 52 का अगर आप ऑप्शन डी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो कोशिका का कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है या ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है, इसे बिजली घर भी कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। ये मध्य निषेध में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? आपने देखा होगा कि जब पेड़ में टमाटर कच्चा रहता है तो हरा होता है और पकते ही लाल हो जाता है। तो इसका कारण क्या है?
तो इसका कारण जो है क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। जब हरा रहता है तो क्लोरोप्लास्ट रहता है, जब पक जाता है तो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। आगे देखिए, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से रक्षा करता है, यानी वायरल इन्फेक्शन से? तो आपको बता दें जो रक्षा करता है WBC, क्योंकि WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है और रोगों से लड़ने का क्षमता भी देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तिलचट्टे का खून का रंग कैसा होता है? कॉकरेच यानी तिलचट्टे। तिलचट्टे आप सभी के घरों में पाए जाते होंगे और आपने अगर किसी का खून किया है तिलचट्टे का तो आपको उसका खून भी देखने को मिला होगा। तो ये सफ़ेद होता है। तिलचट्टे में खून कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित की जाती है? 57 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप को लेपित की जाती है? तो इसको फेरोमैग्नेटिक चून से लेपित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर? जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर। ये कल भी शायद क्वेश्चन करवाया था कि मान लीजिए कि एक आपका बर्तन है और बर्तन में पानी है और इस बर्तन में एक बर्फ़ का टुकड़ा भी है, तो बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलेगा तो क्या होगा? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह अपरिवर्तित रहेगा, यानी वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर, पशुओं की विशेषता दुधारू गो के अनुरूपक भोजन के रूप में प्रयुक्त जौ कौन सा है? तो 59 का सही जवाब बता। 59 का ऑप्शन भी एजोला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, फटाफट बताएं। आज के लिए 60 क्वेश्चन है क्योंकि अब बहुत दिक्कत हो रहा है क्लास कराने में। तो प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, यह आपका डॉपलर प्रभाव पर हो जाएगा। आज के लिए 60 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।